ये तफसीलात मैंने आप लोगों को बताई भारत रत्न अवार्डी के ताल्लुक से। अब हम लोग बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स। जैसा कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि पद्मा अवार्ड्स यानी कि 1954 में पद्मा अवार्ड्स की भारत रत्न के साथ में शुरुआत हुई थी, और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पद्म विभूषण एक स्पेशल नेम था जिसके अंदर 3 कैटेगरीज थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन 8 जनवरी 1955 के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के जरिए इस पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग को रिस्पेक्टिवली पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इन नेम से उनको चेंज कर दिया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो 1954 में इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी, और हर साल, जैसे मैंने आपको कहा कि हर साल 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे को इन अवार्ड्स के बारे में यानी कि अनाउंस किया जाता है कि ये अवार्ड्स हम लोग इन लोगों को हम लोग देने वाले हैं। लेकिन अगर कभी आप हिस्टोरिकल कभी देखें तो बीच में इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक के कुछ ईयर्स ऐसे गुजरे हैं कि जब ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे, जिसमें से एक है 1978, इस ईयर में में पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। इसी तरह 1979 और इसी तरह से 1993 से 1997 के बीच में भी के ड्यूरेशन में भी पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। उसके पीछे कुछ इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ की तफसील कभी मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप लोग इतनी रिसर्च पर्सनली अपने खुद कर लें। बहरहाल, तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि 1954 में पद्म विभूषण अवार्डी की शुरुआत की गई थी, और 1954 में सबसे पहले जो ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उनमें से थे पहले साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, इसी तरह से आर्टिस्ट नंदलाल बोस, इसी तरह से एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियन जाकिर हुसैन साहब, इसी तरह से सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन बाला साहब गंगाधर खेर साहब। ये 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 1954 में दिए गए थे। और इसी तरह फिफ्थ हैं जो कि डिप्लोमेट थे और एकेडमिक्स भी थे, जो कि जिनका नाम था वी.के. कृष्णा मेनन। अगर कभी आप और स्टडी कभी करें आप लोगों को ये बात पता चलेगा कि पहले जो नॉन इंडियन पद्म विभूषण अवार्डी थे वो थे भूटानीज किंग, भूटान जो कि कंट्री है उसके किंग जिनका नाम था डिग्मे दोरजी वांगचुक। इनको भी 1954 में ये अवार्ड दिया गया था। तो ये कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई। अब जैसे कि इसमें 3 अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो टॉप मोस्ट है पद्म विभूषण। अगर कभी आप बहुत ही बेस्ट वर्क करते हैं तो आपको, एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट वर्क कभी करते हैं तो आपको पद्म विभूषण दिया जाता है। उसके अलावा थोड़ा लो लेवल का वर्क कभी करते हैं आप, वो ऑब्वियसली वो भी बहुत ही बेस्ट वर्क है, तो पद्म भूषण दिया जाता है, और फिर थर्ड पद्मश्री अवार्ड आप लोगों को दिया जाता है। अब किन किन फील्ड्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं, कौन कौन से फील्ड्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं, उसकी तफसील से एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मैं आपको उन फील्ड के नाम बताऊंगा: आर्ट, सोशल वर्क, साइंस, पब्लिक अफेयर्स, साइंस के साथ में इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, स्पोर्ट्स। ये मेन कैटेगरीज हैं, और इसके अलावा भी कुछ और कैटेगरीज गवर्नमेंट एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग कुछ और कैटेगरीज में भी गवर्नमेंट अवार्ड दे सकती है। अब रही बात है क्या ये अवार्ड किसी ऐसे इंसान को दिया जा सकता है जिसकी डेथ हो गई है, जिसको कहते हैं क्या ये अवार्ड पोस्ट थॉमसली दिया जा सकता है? जी हाँ, पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न, ये दोनों ही अवार्ड्स पोस्ट थॉमसली दिए जा सकते हैं। यानी किसी की डेथ हो गई, किसी का इंतकाल हो गया है, किसी का निधन कभी हो गया है, तो उनकी डेथ के बाद में भी ये अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग पोस्ट थॉमस अवार्ड्स, पोस्ट थॉमसली अवार्ड्स दिए जाते हैं। और कभी आप लोग स्टडी कभी करें तो आप लोग पता चलेगा कि मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको भी पोस्ट थॉमस पद्म अवार्ड दिया गया। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव, इनको भी पोस्ट थॉमस पद्म अवार्ड दिया गया रिसेंटली यानी कि इसी साल उनको अवार्ड दिया गया 2023 में। इसी तरह से दिलीप महालना 20, इनको भी 2023 में पोस्ट थॉमसली पद्म अवार्ड दिया गया। इसी के साथ नरेंद्र चंद्र देवबर्मा, इनको भी 2023 में पोस्ट थॉमसली पद्म अवार्ड दिया गया। तो किसी की डेथ के बाद में भी आप पोस्ट थॉमसली पद्म अवार्ड्स आप लोग दे सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि कभी किसी को, फॉर एग्जांपल किसी को पद्मश्री अवार्ड कभी मिला जो कि 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, तो क्या उनको पद्म भूषण या फिर पद्म
विभूषण या फिर भारत रत्न अवार्ड दिया जा सकता है? जी हाँ, ऐसे शख्स जिसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया उसको पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण या फिर भारत रत्न अवार्ड भी दिया जा सकता है। यानी कि फोर्थ चारों अवार्ड में से लो लेवल का जो अवार्ड है उस अवार्ड को हाईएस्ट अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक रूल है, वो रूल ये है कि मिनिमम 5 इयर्स का आपको पीरियड के बाद में आप ये अवार्ड दे सकते हैं। इसी के साथ में इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर कभी किसी ने वाकई में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कभी किया है तो गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है कि आपने वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, तो हम आपका 5 साल का जो पीरियड है उतना वेट ना करते हुए आपको पहले भी अवार्ड देते हैं, मतलब आपको भी पहले पे अवार्ड हम लोग देंगे। यानी कि 5 साल तो रूल है, लेकिन कभी किसी ने एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कभी किया है तो हायर अवार्ड दिया जा सकता है। अब ये चीज़ के कितने पद्म अवार्ड्स हर साल दिए जा सकते हैं? हर साल 120 मीन्स 120 पद्म अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अवार्ड्स नहीं दिए जा सकते हैं, 120 से एक्सीड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस 120 में पोस्ट थॉमस अवार्ड्स और जो फॉरेनर्स और एनआरआईज को जो अवार्ड दिए जाते हैं वो इसमें काउंटेड नहीं है। पोस्ट थॉमस, फॉरेनर्स और एनआरआईज और ओसीआईज के नाम से एक कंसेप्ट है, आप स्टडी कर लें। तो ये कैटेगरीज को छोड़कर 120 अवार्ड्स दिए जाते हैं। यानी कि जो लोग पोस्ट थॉमसली यानी जो जिनकी डेथ हो गई है वो ये 120 में काउंट नहीं होते। इसी तरह से एनआरआईज, फॉरेनर्स और ओसीआई इन कैटेगरीज इन 120 अवार्ड्स में काउंट नहीं होते। तो जैसे कि आपको ये बात क्लियर होगी कि 120 पद्म अवार्ड दिए जा सकते हैं पोस्ट थॉमसली और फॉरेनर्स, एनआरआईज और ओसीआईज को छोड़कर। इसी तरह से 3 भारत रत्न अवार्ड्स दिए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पद्म अवार्ड के ताल्लुक से, व्हाट डू द पद्मा अवार्डी गेट। पहली बात जिस तरह से भारत रत्न अवार्ड में थी कि भी किसी तरह का मॉनिटरी बेनिफिट, किसी तरह का पैसे या किसी तरह का मनी वगैरह इस अवार्ड में नहीं दिया जाता है। पद्म अवार्ड्स में जिस तरह से भारत रत्न में था कि आपको एक मेडल दिया जाता है और आपको एक सनद यानी कि सर्टिफिकेट आपको दी जाती है। सेम चीज़ पद्म अवार्ड्स में भी है, इसमें भी आपको सर्टिफिकेट यानी कि सनद और आपको मेडल दिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जरिए आपको दिया जाता है, यानी और इस पर साइन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही होती है। इसी तरह से पद्मा अवार्डी को पद्मा अवार्ड्स का रेप्लिका भी दिया जाता है जिसको वो स्टेट फंक्शंस या फिर स्टेट सेरेमनीज में एक मतलब मेडल के तौर पे पहन के वो आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखी जाए करके, कभी फॉर एग्जांपल किसी ने कभी कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की, जैसे कि मैं अपने बारे में बात बताऊं कि मैंने एलएलबी किया है तो मैं मेरे नाम के पहले एडवोकेट लगाता हूँ, एडीवी। कभी किसी ने डॉक्टरी कभी की है तो अपने नाम के पहले डीआर लगाता है यानी कि डॉक्टर। ओके, तो पद्मा अवार्डी अपने नाम के पहले या नाम के बाद में ये लगा नहीं सकते हैं करके इसका कोई एब्रीविएशन या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म इस तरह से वो लगा नहीं सकते, यानी कि सफिक्स और प्रीफिक्स वो लगा नहीं सकते। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें आप लोग। अब एक और पॉइंट पद्म अवार्ड्स में कि कैन द पद्मा अवार्ड्स बी रिफ्यूज्ड, क्या पद्म अवार्ड कोई शख्स पद्म अवार्ड लेने से इनकार कर सकता है? अगर कभी हम लोग सोचे अपने नॉर्मल माइंड के हिसाब से तो हम लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा इतना हाईएस्ट अवार्ड किसी को मिल रहा है, इतना हाईएस्ट अवार्ड किसी को मिल रहा है तो क्या वो इतना हाईएस्ट अवार्ड लेने से इनकार करेगा? जी हाँ, कुछ इंसिडेंसेस ऐसे गुजरे हैं, कुछ केसेस ऐसे गुजरे जिसमें पद्मा अवार्डी ने अपना अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। तो हमारा टॉपिक है कैन द पद्मा अवार्ड्स बी रिफ्यूज? यस, पद्मा अवार्ड्स कैन बी रिफ्यूज बाय द वन जिनको नॉमिनेट किया गया था और जिनका सिलेक्शन हुआ था। अब इसका प्रोसेस ये है कि पद्मा अवार्ड की फाइनलिस्ट बनाने से पहले MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से उस पर्सन को कॉल आता है कि भाई आपका सिलेक्शन, आपका नॉमिनेशन सक्सेसफुली पास आउट हुआ है पद्मा अवार्ड्स के लिए, और उनसे ही पूछा जाता है कि क्या आप ये अवार्ड लेना चाहते हैं। अगर कभी वो शख्स उस वक्त इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दे तो बगैर किसी डिस्कशन, बगैर किसी बहस के, बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के उनका नाम फाइनल लिस्ट में से निकाल दिया जाता है। अब हिस्टोरिकली कभी हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों के सामने हैं जिसमें कुछ लोगों ने पद्मा अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, जिसमें से नंबर 1 है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे और उनकी एक तफसीर भी लिखी हुई कुरान की। तो इनको जब
यानी कि इन अवार्ड के लिए जब उनको नॉमिनेट किया गया तो उन्होंने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके इंतकाल के बाद में, उनकी डेथ के बाद में पोस्टफॉर्मसली उनको 1992 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस, जो कि ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे और आज़ाद हिंद फौज जो उन्होंने बनाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इस आज़ाद हिंद फौज के वो बानी थे, यानी कि उसके फाउंडर थे। तो इन्होंने जब इनकी डेथ के बाद में इनको भी पद्मा अवार्ड से पोस्टफॉर्मसली भारत रत्न अवार्ड इनको देने के लिए गवर्नमेंट ने 1992 में इनकी फैमिली से कांटेक्ट किया था, लेकिन इनकी फैमिली ने भारत रत्न देने से 1992 में इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि आपको यानी गवर्नमेंट को इतने ग्रेट इंसान, इतने ग्रेट फ्रीडम फाइटर और इतने ग्रेट पर्सन के को इस अवार्ड से के लिए चूज़ करने के लिए बहुत लंबा टाइम लग गया। यानी कि उनका ये कहना था, उनकी फैमिली का ये कहना था कि आप लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया, आप लोगों को बहुत पहले 1992 से बहुत पहले सुभाष चंद्र बोस को पद्म अवार्ड दे देना चाहिए था। तो ये आर्गूमेंट के तहत उन्होंने पद्म अवार्ड, उनकी फैमिली ने पद्म अवार्ड देने से 1992 में इनकार कर दिया। इसी तरह से रोमिला थापा, जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, इन्होंने भी 2 बार पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था, एक बार 1992 में और एक बार 2005 में। तो ये 2 टाइम्स इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। इसी तरह से स्वामी रंगनाथानंदा, इन्होंने भी 2002 में पद्म अवार्ड्स लेने से इनकार कर दिया था। उनका ये कहना था करके आप मुझे इंडिविजुअल को ये अवार्ड ना दें, बल्कि मेरा जो मिशन, उनका जो रामाकृष्ण मिशन है उसको ये अवार्ड दें, उनके जो इंस्टीट्यूशन है रामाकृष्ण मिशन उसको ये अवार्ड दे। तो ये आर्ग्यूमेंट रखते हुए उन्होंने पद्म अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था 2002 में। इसी तरह से रिसेंट एक एग्जांपल आप लोगों को मिलेगी कि पंजाब के जो यानी कि एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जिनका नाम है प्रकाश सिंह बादल, इनको 2015 में पद्म विभूषण, जो कि 2nd नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, इनको ये अवार्ड दिया गया था। लेकिन इन्होंने दिसंबर 2022 में अपना ये पद्म विभूषण अवार्ड गवर्नमेंट को वापस कर दिया। वापस क्यों किया? आप लोगों को पता हुआ कि फार्मर्स बिल 2020 या 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी फार्मर्स बिल के नाम से, तो उसके का प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनके सपोर्ट में प्रकाश सिंह बादल, जो कि पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने ये अवार्ड लेने से ये अवार्ड वापस कर दिया था, इनकार नहीं किया था, वापस कर दिया। यानी कि इनको मिल तो गया था, लेकिन 2015 में इनको मिल तो गया था, लेकिन उन्होंने 2020 में दिसंबर 2020 में फार्मर्स के सपोर्ट में अपना ये अवार्ड वापस कर दिया, ये कहते हुए कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इन फार्मर्स की वजह से ही। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनलमेंट यानी कि कैंसिलेशन ऑफ द पद्म अवार्ड्स। क्या पद्म अवार्ड्स देने के बाद में गवर्नमेंट इन अवार्ड्स को कैंसिल कर सकती है? इसके पीछे इसका तो कोई ख़ास स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन अगर कभी गवर्नमेंट कभी चाहे और कभी ये देखे कि कोई पद्म अवार्डी कोई मिसकंडक्ट कर रहा है जो कि हाईएस्ट लेवल का, जो कि बहुत बड़े लेवल का है, तो ऐसे इसमें गवर्नमेंट ये चूज़ कर सकती है, ये डिसीजन पर आ सकती है कि हम लोग उनका पद्म अवार्ड कैंसिल कर देंगे। रिसेंटली इन द सेंस जब आप लोगों को पता हो कि सुशील कुमार, जो कि एक रेसलर है, जिनको 2008 में बीजिंग गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला था, 2012 में उनको सिल्वर मेडल मिला था, तो इनको 2011 में पद्म श्री अवार्ड से इनको नवाजा गया था, इनको यानी दिया गया था। तो जब इनके खिलाफ में चार्जेस जब लगे कि मर्डर के, एब्डक्शन के और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, उनके फेलो रेसलर जिनका नाम था सागर धनकर, इनकी डेथ में इनका यानी कि मर्डर हो गया था, और ऐसा चार्जेस इनके ऊपर लगे थे सुशील कुमार पर के सागर धनकर की का मर्डर सुशील कुमार ने किया है। तो उस वक्त इशू बहुत ज़्यादा यानी कि न्यूज़ इसमें था कि सुशील कुमार का जो अवार्ड है पद्मश्री, इसको कैंसिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उस वक्त ये इशू बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। अब देखिए फाइनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हु डिसाइड्स, कौन तय करता है कि ये अवार्ड्स देना, ये अवार्ड दिए जाएंगे।
तो देखिए जितने भी नॉमिनेशंस जो रहते हैं वो पद्मा अवार्ड जितने भी नॉमिनेशन जो रहते हैं वो पद्मा अवार्ड्स कमेटी को हम लोग मतलब उसके लिए पद्मा अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है। और ये पद्मा अवार्ड्स कमेटी जिसमें जिसको जिसको प्राइम मिनिस्टर हर साल इसको माने कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसको बनाते हैं। और इस कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट और इसी तरह से 4 से 6 एमिनेंट पर्सन्स शामिल होते हैं इस पद्मा अवार्ड्स कमेटी में। तो ये पद्मा अवार्ड्स कमेटी के पास में जो भी रिकमेंडेशंस आते हैं, नॉमिनेशंस के जो भी रिकमेंडेशंस आते हैं, वो ये रिकमेंडेशन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करती है फाइनल अप्रूवल के लिए। तो ये तफसीलात आप लोगों को हमने पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न के बारे में बताई। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और स्पेशली फिर रिपीट करूँगा, जो लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कभी हमारे इस टॉपिक पर नोट्स के भी चाहते हैं जो कि ऑलरेडी फ्रेम्ड है, तो हम लोग आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी या तो मेल करेंगे फिर व्हाट्सएप करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता सकते हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पूरी इंसानियत को, पूरी मुसलमानों को, पूरे हर धर्म के मानने वालों को, हम तमाम को इस वतन अजीज़, इस बिलव्ड कंट्री इंडिया में, इस बिलव्ड कंट्री भारत में मोहब्बत से, भाईचारगी से रहने वाला बनाएं और इंडिया की तरक्की में, इंडिया को ऊंचे मुकाम पर लेके जाने में अल्लाह हमसे, मुझसे और हम तमाम से एक बेहतरीन खिदमत इस कंट्री इंडिया के लिए ले। आमीन। एंड मे अल्लाह ब्लेस एवरीवन विद द गुडनेस ऑफ बोथ द वर्ड्स। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।